अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम किरण है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो कि मेरी और अदनान मोइस की एक छोटी सी कोशिश है कि हम लोग आपको किताबों के मज़ीद नज़दीक कर सकें। अभी आज की वीडियो में यू कैन सी कि मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ क्योंकि किताब बहुत मज़े की थी और उसको अब एक्सप्लेन करना मेरे लिए और मज़ीद मज़े का होगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। सो दिस इज़ the book that is called Unmarriageable. This is by सोनिया कमाल और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाइटल इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिज़ाइन और ये एक शादी का कार्ड लग रहा है। अच्छा, इस नावल को मैं पढ़ना चाह रही थी बहुत अरसे से, लेकिन मेरे जहन में नहीं रहता था और मैं मतलब बाय नहीं कर पा रही थी। मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा किताबें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं जो मैंने ख़रीद ली हैं और अभी तक मैंने पढ़ी नहीं। तो ये जो है ये मेरी बुक नहीं है, ये मैंने अपने एक दोस्त की लाइब्रेरी से लिया, वहाँ पे मुझे पढ़ी हुई नज़र आई तो आई थॉट कि वाई नॉट ये यहाँ से लेके पढ़ लूँ और फिर वापस करने का हम सोचेंगे कि हमने वापस करनी है कि नहीं क्योंकि कहते हैं कि वो बहुत बेवकूफ़ है जो किसी को अपनी किताब दे पढ़ने के लिए और फिर वो बहुत बेवकूफ़ है जो उस किताब को पढ़ के वापस कर दे। सो आई गेस इफ़ ही आस्क तो आई रिटर्न दिस बुक और अदरवाइज यू नो माई फ्रेंड कि आपकी किताब कहाँ है और बहुत सेफ हाथों में है, यकीन करें, बहुत प्यार से संभाल के रखी हुई है। ओके, सो दिस इज़ अ नावल बाय सोनिया कमाल जो कि एक हमारी राइटर हैं। ये उनका डेब्यू नावल है और इनको इस बुक के लिए इट वाज फाइनलिस्ट फॉर द टाउनसेंड प्राइज़ फॉर फिक्शन एंड कराची लिटरेचर फेस्टिवल, एम्बेसी ऑफ फ्रांस प्राइज़. Her TED Talk is about regrets and second chances. Kamal's award-winning work has appeared in numerous publications including the New York Times, The Guardian, BuzzFeed and Literary Hub. और she looks very pretty. She's a very mashallah pretty author. And उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में भी इसके एंड पे बताया हुआ है अबाउट द ऑथर। और उसके अलावा ये जो इन्होंने एक्नॉलेजमेंट्स में अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने एडिटर्स वगैरह को थैंक यू बोला हुआ है एंड इट इज़ वेरी गुड। नोट्स एंड रिसोर्सेज हैं इस बुक के एंड पे जो आप इस बुक के बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टाइटल कवर फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा बेसिक जिस पे पहली नज़र पड़ती है। द टाइटल कवर लुक्स लाइक अ वेडिंग कार्ड एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल विद द पीकॉक्स एंड ऑल दिस प्यारी प्यारी सी डिज़ाइन जो बेसिकली हमारे यहाँ पे मेहंदी डिज़ाइन ऐसे होते हैं। सो प्राइड एंड प्रेजुडिस इन पाकिस्तान, अनमैरेजेबल, अ नॉवल बाय सोनिया कमाल। प्राइड एंड प्रेजुडिस बेसिकली इट वाज अ नॉवल बाय जेन ऑस्टिन, उससे इन्होंने इंस्पिरेशन ली हुई है। मेरा इस किताब को पढ़ने का मकसद ये था कि व्हेन आई वाज इन माय अर्ली टीन्स इन 2004 बैक, सो देयर वाज अ मूवी केम आउट इन बॉलीवुड, क्योंकि हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो यहाँ पे केबल और डिश बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में चलती थी और हम लोगों के लिए इंटरटेनमेंट जो है वो तकरीबन 10 साल स्टार वर्ल्ड, स्टार प्लस, जी सिनेमा, जी टीवी, इनके सब ड्रामाज और ये सारी चीज़ें रही हुई हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट वाज स्टार मूवीज़ या स्टार वर्ल्ड, तो उस पर ये प्राइड एंड प्रेजुडिस मूवी बहुत ज़्यादा लगती थी क्योंकि जब ये एक आई थी तो इसके गाने बहुत कैची थे। ऐश्वर्या राय वाज इन लीड और इनके साथ एक फॉरेनर जो एक्टर हैं वो लीड कर रहे थे साथ, और इसके अलावा और भी इनकी मतलब कास्ट अच्छी थी। अनुपम खेर वाज देयर और इनका एक वो पंजाबी सॉन्ग था जिससे ये मूवी मतलब शुरू होती थी और इट वाज अबाउट वेडिंग एंड एवरीथिंग। और वो मूवी मेरा ख्याल है सब लोगों ने कहीं ना कहीं देखी होगी बिकॉज दे हैव वेरी कैची सॉन्ग्स ये शादी के। तो वो जब मैंने मूवी देखी, मैंने जेन ऑस्टिन का नावल अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने वो मूवी भी देखी और इससे पहले लेट 90s में भी प्राइड एंड प्रेजुडिस हॉलीवुड में इसके 2-3 मतलब मूवीज़ इस पे बन चुकी हैं और मतलब पुराने दौर की भी और फिर उसके बाद भी और फिर उसके बाद भी। तो एक चीज़ मेरे जहन में आई जब मैंने ये नावल पढ़ा कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सोसाइटी दर सोसाइटी अभी तक स्टिल रेलेवेंट है और ऐसा नहीं है कि गोरों में ये चीज़ है, एशियंस में ये चीज़ है या ये स्पेसिफिकली सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्री का प्रॉब्लम है, ये सुपर पावर का प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सुपर पावर से लेके थर्ड वर्ल्ड कंट्री तक की सबकी प्रॉब्लम है एंड दैट इज़ मैरिज, जो कि है शादी।
वो आप गोरे हैं, एशियन हैं, अफ्रीकन हैं, आपकी एथनिसिटी, रेस, कस्टम, कास्ट, किसी चीज़ से कोई चीज़ वाबस्ता नहीं है। ये एक प्रॉब्लम पूरी दुनिया में एक जैसी ही है, एंड दैट इज़ शादी। सो मेरे लिए ये टॉपिक बड़ा एक्साइटेड था। जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे था कि ये इंस्पिरेशन, क्योंकि मैंने मूवी देखी हुई थी, सो आई न्यू द बेसिक स्टोरी कि जेन ऑस्टिन ने उसमें कहा क्या हुआ है। इसमें जो है उन्होंने पाकिस्तानी सोसाइटी को जब टारगेट किया तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं देखूं कि पाकिस्तानी सोसाइटी को कैसे टारगेट किया हुआ। इससे पहले हम लोगों ने अवैस खान का एक नावल पढ़ा था, स्ट्रेंजर्स थिंग्स वाला। उनका दूसरा नावल भी मेरे पास पढ़ा हुआ, लेकिन अभी मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला। उसमें भी उन्होंने जिस तरह से हमारी लोकल कम्युनिटी के एलीट्स और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लेन किया हुआ था, वो बहुत अच्छा था। इसी तरह सोनिया कमाल ने हमारे यहाँ पे शादी को लेके जो चीज़ें होती हैं, जो एक्सप्लेन की हुई हैं, वो बहुत ओके भी हैं। और मुझे एक थोड़ा सा इशू है बेसिकली बिकॉज दिस वाज एन इंस्पिरेशन फ्रॉम जेन ऑस्टिन, तो बेसिक क्रक्स तो वही रहना था। लेकिन मुझे एक इशू ये है कि अब अगर इसको इस ज़माने के लिहाज से लिखा जाए तो हम लोग क्यों हमेशा लड़की के दिमाग में डालते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब ये तो एक इंस्पिरेशन है ना, तो वो स्टोरी सेम ही रहनी थी। लेकिन हम लोग जब भी कोई एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर लेते हैं स्टोरी का, उसको हम लोग उसी पेट्रियार्की में उसकी एंडिंग कर देते हैं कि एक लड़का आएगा, उससे मिलेगा, उससे लड़के को उससे प्यार हो जाएगा और वो फिर उसको कन्विंस करने की कोशिश करेगा विद गुड डीड्स या कोई अच्छी चीज़ें करके, उसका ख्याल रख के, उसको प्रोटेक्ट करके कि नहीं नहीं उसका प्रपोजल उसके लिए बहुत अच्छा है, एंड देन शी विल बी एंडिंग अप विद दैट गाय। मतलब पूरी स्टोरी में हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लड़की का बनाते हैं कि नहीं नहीं ये तो रिबिलियस है, ये तो बिल्कुल अपनी एज से बहुत डिफरेंट है। ये कहती है कि शादी इज़ ऑल अबाउट पार्टनरशिप, शादी इज़ ऑल अबाउट कंपेनियनशिप, इस पे किसी किस्म का प्रेशर नहीं होना चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से शादी करें, आप सोसाइटी के प्रेशर में आके शादी ना करें। लेकिन फिर वी एंड अप हर गेटिंग मैरिड थ्रू ऑल दोज सिमिलर टैक्टिक्स कि किसी ने आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा कुछ कर दिया है, किसी ने आपकी बहन के साथ कुछ अच्छा कर दिया, आपकी दोस्त के साथ कुछ अच्छा कर दिया, और आप फिर आपका वो दिल पिघल गया है और आप उससे शादी कर ली है, और वो बहुत एक अमीर बंदा है जिस पे बाकी सब लोगों की बहुत ज़्यादा नज़रें थी। सो ऐसे ही स्टोरी में होता है कि एक टीचर है दिलीपाबाद में, जो कि एक फिक्शनल जगह उन्होंने क्रिएट की हुई है कि इट्स अ स्मॉल टाउन आउटसाइड लाहौर, और वहाँ पे जो हैं टीचर्स जो होती हैं वो स्कूल में मतलब पढ़ाती हैं बहनें, और दे आर फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, लेकिन उनके साथ एक स्कैम हो जाता है और उनको उनके जो अब्बा के भाई हैं वो जायदाद से बेदखल कर देते हैं। कुछ उनकी फैमिली के बारे में रूमर्स फैलाए जाते हैं, एंड सेम वही है कि जिम खाना में एक शादी होती है उस टाउन के अमीरजादे की। वहाँ पे एवरीवन वांट्स टू हंट फॉर गुड रिश्ताज, जो कि हमारा कल्चर है कि हम लोग जब भी शादियों में जाते हैं तो पीपल ट्राई टू सी के कौन रह गया है, अगली बारी किसकी है, और फिर उनको शादी के फ़वाइद बताने के, तुम शादी कर लोगे तो अमीर लड़के देखो, अमीर लड़कों को कहा जाता है अमीर लड़कियां देखो, और अपने ही स्टैंडर्ड के लोगों में घुलो मिलो, शादी करो, और फिर इससे जो है दो ख़ानदानों के नाम एक जैसे हो सकें। तो सेम स्टोरी है दैट देयर इज़ अ मिस्टर डार्सी जो कि एक बहुत रिच ब्रैट है, और उनके पेरेंट्स जो हैं उनकी वफ़ात हो चुकी है, तो उनकी आंटी के ज़िम्मे है उनके रिश्ते करवाना उनका, उनकी बहन का। एंड देन देयर इज़ अनदर फैमिली जो कि उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो भी उसमें भी एक लड़का जो है दैट इज़ एन एलिजिबल बैचलर ऑफ अ टाउन, एंड जो ये अलिशबा है उसकी फैमिली में 4 बहनें हैं, और उनकी जो मदर हैं वो कोशिश करती हैं, 5 हैं इसमें, कि उसमें उनकी शादियां जो हैं वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरानों में हो सकें, ताकि वो अपना एक जो सोसाइटी में लूज़ हुआ हुआ स्टेटस है वो उसको वापस ले सकें। और इसी तरह इनकी एक नेबर होती है जो कि अ पर्सन, इसमें वो कैरेक्टर आई रियली लाइक्ड हर कि वो शी इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस एंड शी इज़ अ वुमेन, और उसके लिए वो देयर आर लेस ऑप्शंस फॉर हर, लेकिन वो बड़ी होपफुल रहती है कि आई वांट टू मैरी
ठीक है अमीर भी हो, स्टेबल भी हो, लेकिन मैं अपने प्रिंस चार्मिंग का इंतज़ार नहीं कर रही, बिकॉज मुझे नहीं पता कि मेरे लिए कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा या नहीं. सो एनी अवेलेबल ऑप्शन जो मुझे सूट कर रहा होगा मैं वहाँ पे सेटल डाउन करना पसंद करूँगी. तो वेरी रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ दैट कैरेक्टर जो कि एलिसबा की दोस्त होती है. एंड इनकी कुछ बहनों के कैरेक्टर्स जो है वो बहुत डिफरेंट है. कोई बहुत रिलीजियस है, कोई कुछ सिर्फ खाती रहती है, शी इज़ वेरी फैट, एंड द अदर वन इज़ वेरी आउट गोइंग और वो बोल्ड टाइप है और वो दुनिया घूमना चाहती है, एडवेंचर करना चाहती है. तो इनके नाम बड़े अजीब अजीब से रखे हुए हैं, लाइक किटी, मैरी, लेडी एंड एलिस, जिसको मतलब उसका नाम एलिसबा होता है, एंड देयर सरनेम इज़ बिन्नत. और इसी तरह जो लड़के हैं उसमें तो मेन कैरेक्टर का नाम तो सेम उन्होंने रखा है, डार्सी. एंड बंगल्स देयर इज़ अनदर कैरेक्टर, और उसकी बहनों के अजीब से कुछ शॉर्ट नेम होते हैं, बहुत फ़नी से भी. तो ऐसे कैरेक्टर्स हम लोग आसपास अपने बहुत ज़्यादा देखते हैं व्हेन वी सी एलीट क्लास मिंगलिंग अप विद द अदर एलीट क्लास. तो लेकिन आम तौर पे हमारे यहाँ पे शादी को लेके जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इट्स अ बिग डील. हम लोग हमेशा अच्छा बहुत से अब ऐसे पॉइंट्स थे जो वी कैन रिलेट टू राइट नाउ, लाइक के शादी जो है दिस इज़ मैरिज इज़ नॉट लाइफ, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. अब इसमें इट डिपेंड्स एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अब ये एक नावल है, इस नावल के कैरेक्टर्स आपको अपने इर्द गिर्द भी मिलेंगे जो कहते हैं कि शादी करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने शादी नहीं की तो आपने ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं किया. देन देयर आर फैमिलीज़ नाउ जो कि कहते हैं कि नो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू कैन गेट मैरिड एट वॉट एवर एज यू वांट. ज़रूरी नहीं है कि लड़की की 22-23 साल में अगर शादी नहीं हुई तो शादी की उम्र निकली जा रही है, इट्स ओके. आई एम टेलिंग अबाउट द डिफरेंट फैमिलीज एंड देयर अप्रोच टुवर्ड्स शादी. एंड देन अगर हम लोग थोड़ा सा और आउटस्कर्ट्स में चले जाएं तो दे डू नॉट इवन केयर कि लड़का क्या करता है क्या नहीं करता, बस रिश्ता आया है शादी कर दो, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा. और फिर इस तरह से हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं. सो दैट्स वाई दिस बुक वाज वट आई वांट से इज़ कि बहुत ज़्यादा कैची थी मेरे लिए, कि मैं देखना चाह रही थी कि हाउ द ऑथर हैज़ टेकन एन अप्रोच टुवर्ड्स शादी. सो इट वाज अ वेरी व्हाट आई विल से प्रैक्टिकल अप्रोच, कि हर बंदे का कैरेक्टर डिफरेंट है, हर बंदे की अप्रोच शादी की तरफ डिफरेंट है. और एक जो बेसिक मेन कैरेक्टर है उस माँ का, कि वो अपनी बेटियों के जहन में ये डाले जा रही है कि वो एक लड़का तुम्हें प्रपोज करेगा ही करेगा, लड़का तुम्हें प्रपोज करेगा ही करेगा. और वो बेटी एक टाइम पे आके वो रिबेल करती है अपनी माँ के ख़िलाफ़ कि आपने मेरे दिमाग में ऐसा कुछ डाला है और मुझे सिर्फ इस चीज़ तक ले आई हैं आप कि मेरी जो इम्पॉर्टेंस है वो सिर्फ एक प्रपोजल के हद तक रह गई है, कि अगर मुझे उस बंदे ने प्रपोज नहीं किया सो ओके दैट्स इट, माई लाइफ इज़ एंड. बट ऐसा नहीं होता, आपको देखना पड़ता है, अब पेरेंट्स को भी समझना पड़ता है कि हम अपने बच्चे को इस चीज़ पे प्रेशराइज मत करें कि आपको ये करना ही करना है या आपको ये अप्रोच लेनी ही लेनी है. एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी टुवर्ड्स लाइफ. अगर हम इंसान पैदा मुख्तलिफ़ तरीके से हुए हैं तो हमने मरना भी सब ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और हमारी ज़िंदगी टर्न आउट भी मुख्तलिफ़ तरह से करेगी. सो इतना प्रेशर अपने बच्चों पर मत डालें इस चीज़ का. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ बट जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ. आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव भी कर सकता है. स्पेशली लड़कियों पे जो प्रेशर होता है कि जी नहीं आपकी एक उम्र है उस वो निकल गई तो आप बच्चे नहीं पैदा कर सकेंगी, या आपको अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, 30 के बाद आपके ऑप्शंस कम होना शुरू हो जाते हैं. सो इट्स नॉट अबाउट ऑप्शन, इट्स नॉट अबाउट रिप्रोडक्शन, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. आपको एज अ कंपेनियन एक बंदा चाहिए, या आपको फाइनेंशियली डिपेंड होने के लिए एक चीज़ चाहिए, एक बंदा चाहिए कि हाँ ठीक है इफ़ आई एम नॉट फाइनेंशियली स्टेबल सो आई वांट माय पार्टनर टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, एंड सो दैट्स हाउ मेरी ज़िंदगी गुजर सके. सो इट्स ऑल अबाउट योर प्रेफरेंसेज, योर अप्रोचेज टुवर्ड्स इन्वॉल्विंग अनदर पर्सन इन योर लाइफ. यू डू नॉट हैव टू फॉलो एनीवन एल्स, जो कि इसमें इस नावल में आपको पढ़ के समझ आती है कि उन्होंने पाकिस्तान के हिसाब से बताया हुआ है कि आपको किसी इंसान को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. आपको अपनी ज़िंदगी पे, अपनी ज़िंदगी के इवेंट्स पे अप्रोच कंट्रोलेबल होनी चाहिए. एंड डू नॉट फॉलो अदर पीपल. जो इनका मेन कैरेक्टर है जो कि मूवी में ऐश्वर्या राय का होता है, वो भी इसी तरह दिखाई हुई है कि बहुत इंडिपेंडेंट होती है. मतलब उसमें तो ये है ना कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर, दैट वाज 1 hour 48 minutes, 2 घंटे की भी वो मूवी नहीं थी. और उसमें एक्सप्लेन पूरी ये
ठक 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 फटाफट ये स्टोरी एक्सप्लेन कर दी गई है। इसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है, बिकॉज दिस इज़ ऑलमोस्ट आई गेस 350 पेजेस, हाँ 342 पेजेस इंक्लूडिंग द एक्नॉलेजमेंट्स एंड नोट्स एंड रिसोर्सेज, ऑलमोस्ट 332 पेजेस। सो उन्होंने उसमें वो स्टोरी काफ़ी डिटेल में बताई हुई और हर कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया हुआ कि यू डू नॉट हैव टू फॉलो अदर पीपल इन दिस स्पेसिफिक टॉपिक या इशू। मैरिज आपकी जब होनी होगी, जिसके साथ होनी होगी, जो आपके प्रेफरेंसेस होंगे उसके साथ हो जाएगी। ओके, एट द एंड उन्होंने एक सेक्शन दिया हुआ है, प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड मी। द ऑथर हैज़ रिलेटेड कि हाउ शी थॉट ऑफ राइटिंग एन इंस्पायर्ड नॉवल फ्रॉम जेन ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस हेयर, कि उन्होंने कि जब ये लोग बड़े हो रहे थे पोस्ट कॉलोनियल टाइम में, तो किस तरह से इस चीज़ को तब भी रेलेवेंट समझा जाता था, ये नावल कितना रेलेवेंट था, आने वाले हर दौर में रेलेवेंट रहेगा। एंड आई थिंक अभी तक मज़ीद 10-20 साल, मतलब 2-3 डेकेड्स तक ये चीज़ जो है शादी वाली, ये ऐसे ही रहेगी कि एवरीवन विल बी प्रेफरिंग कि उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक शादी हो, या उनके जो ख्वाब हैं, एक बंदे ने जो फैंटेसी क्रिएट की होती है। ये इसमें एक ये भी चीज़ मिथ बहुत ज़्यादा बस्ट की गई कि एक जो फैंटेसी आप क्रिएट कर देते हैं कि देयर विल ऑलवेज बी अ प्रिंस चार्मिंग फॉर योर डॉटर। इतनी ज़्यादा दुनिया में प्रिंस चार्मिंग नहीं है। सो बी रियलिस्टिक, और अपने बच्चों के जहन में ऐसी किसी किस्म की फैंटेसी मत डालें। ये क्लास टू क्लास वेरी करती है चीज़। आप अपर क्लास से हैं तो आप वहाँ पे अपने बच्चे के जहन में डाल सकते हैं कि जी आपके लिए कोई बहुत बड़ा कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा जो एलिजिबल बैचलर होगा। मिडिल क्लास लोगों में ऐसे नहीं होता, रिश्ते देखे जाते हैं, रिश्ते आते हैं, स्टिल चाय के ट्रे लेके लड़कियाँ जाती हैं, उनको जज किया जाता है, उनको देखा जाता है बेटा उठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, चल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, और फिर उनकी पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि बेटा ये तो सोसाइटी का पार्ट है, आपको करना पड़ता है। अनटिल अनलेस पेरेंट्स डिसाइड नहीं करते कि ये सोसाइटी का पार्ट नहीं है, हमें हमारी बेटियों के साथ ये चीज़ नहीं करनी, शो पीस नहीं बनाना, तो मेरा ख्याल है कि लड़के वाले भी तब तक नहीं समझेंगे। एंड आई हैव सीन सो मेनी गुड फैमिलीज़ जो कि कहते हैं कि यार आप पहले किसी के घर जाने से पहले लड़की की थॉरोली प्रोफाइल देख लें एक दफ़ा, ताकि आप किसी को घर जाके इनकार ना करें। आप ऑलरेडी प्रोफाइल्स मंगवा लें और फिर आप देखें। ये जो अरेंज मैरिज रिश्ता कल्चर होता है, लव मैरिज में सो आपको एक लड़के को जानने का मौका मिल जाता है, उसकी फैमिली को समझने का मौका मिल जाता है, आपको पता होता है इतनी बहनें हैं, इतने भाई हैं, एंड यू कैन सी कि व्हाट पर्सनालिटी दे ऑल हैव एंड हाउ यू हैव टू एडजस्ट विद देम, और समटाइम्स दे हैव टू एडजस्ट विद यू। अरेंज मैरिजेस में स्पेशली इफ़ यू आर अ पेरेंट ऑफ अ बॉय और इफ़ यू आर पेरेंट ऑफ अ गर्ल, प्लीज़ अपने घर में ये चीज़ें आप एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ फादर, एज अ मदर क्रिएट करें कि यार अगर हमने किसी की लड़की देखने के लिए जाना है तो ऑलरेडी पहले उसकी प्रोफाइल हम लोग देख लें। बहुत आपको कोई शौक चढ़ रहा है, फ़ोन पे बात कर लें। किसी के घर जाके देख के, खा के, पी के इनकार करना इज़ एथिकली रॉन्ग। और लड़कियों के मामले में भी ये है कि आप लड़के की प्रोफाइल देख लें, उसको आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें पता करनी है उसके ऑफिस से पता कर लें, उसको फ़ोन करके उससे बात कर लें, पूछ लें जी बेटा जी आपके क्या हॉबीज़ हैं, आपके क्या शौक़ हैं, शादी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप फाइनेंशियली चीज़ों को लेके क्या सोचते हैं, आपका क्या प्लान है अगले 5 साल में, आपके रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं। ये चीज़ें अब फ़ोन पे भी हो सकती हैं। तो आप एक जूम इंटरव्यू ले लें कि जी बताइए आप क्या सोचते हैं, क्योंकि कोविड जो है वो केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आपका सोशल जो गैदरिंग है वो कम से कम हो। सो आप जूम पे इंटरव्यू ले लें यार अगर आपने किसी के बारे में जानना है, बट डू नॉट गो टू समबडीज हाउस एंड देन रिजेक्ट देम। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ मेल एंड फीमेल। ऐसा नहीं होता कि आप लड़कों को जाके देख के आते हैं और फिर रिजेक्ट करते हैं तो उनका दिल नहीं दुखता, उनका भी दिल दुखता है, लेकिन हमने क्योंकि एक सोसाइटी में प्रेशर रखा हुआ है कि नहीं जी नहीं लड़कों को मजबूत होना चाहिए एंड दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स बट दे फील बैड ऑल्सो। सो रिजेक्शन इज़ ऑलवेज बैड फॉर एवरीवन इक्वली। तो आप किसी के घर जाके ये रिजेक्ट ना करें। आप मेरी क्या कहते हैं आज मेरी एनर्जी लेवल से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये टॉपिक मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट था बात करने के लिए, और मैं चाहती थी कि मैं नावल पढूं और मैं लोगों को बताऊं कि प्लीज़ स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स। अपने क्या कहते हैं किस्मत पे भरोसा करें, वट एवर हैज़ रिटन फॉर यू विल कम टू यू। अल्लाह पे भरोसा रखें, जिसने पहाड़ के अंदर चूटी को रिस्क देना है वो आपके लिए जो लिखा होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। आप तक जैसे मौत ने पहुंचना है वैसे ही ज़िंदगी में जो जो चीज़ आप तक लिखी हुई है वो भी आप तक पहुंच जाएगी। सो ये आई विल encourage all the young girls and boys
to read about this novel and just take an inspiration. एक चीज़ मैं एड्रेस करना चाहती हूँ यहाँ पे कि हम लोग कुछ स्टूडेंट्स के साथ कुछ अर्सा पहले मतलब रिसेंटली इंटरेक्ट कर रहे थे, एंड वन गर्ल सेड टू मी कि मैंने मंटो को पढ़ा और मेरे लिए अब इंटीमेसी जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। किताबें आप लोगों पे असर छोड़ती हैं, कैरेक्टर्स असर छोड़ते हैं अपना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस कैरेक्टर को अपने ऊपर हावी कर लो। हमेशा कैरेक्टर को कैरेक्टर के तौर पे पढ़ें। जैसे आप ऑफिस में आपका एक कैरेक्टर होता है, आप बड़ी सीनियर पोस्ट पे होते हैं, लेकिन जैसे आप घर आते हैं आप अपने डोमेस्टिक जो अवतार है उसमें आ जाते हैं। दैट्स हाउ आप अपनी कैरेक्टर्स को पढ़ें, उनके साथ रिलेट कर सकते हैं आप कई मौक़ों पे, क्योंकि सोसाइटी से लेके कैरेक्टर्स बनाए होते हैं, लेकिन उस कैरेक्टर को अपने ऊपर इस तरह हावी ना करें कि वो आपकी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करने लग जाए। वो कैरेक्टर एक फ़िक्शन लिखी हुई है, नॉन फिक्शन लिखी हुई है, या कुछ भी लिखा हुआ है, वो एक टाइम फ्रेम को, एक ऑडियंस को माइंड में रख के लिखा हुआ है, वो जनरलाइज नहीं हो सकता सब पे। तो एक कैरेक्टर को पढ़ने के लिए आपके पास बेस्ट हल ये है कि जब आप एक किताब को पढ़ लें तो किसी और बंदे से जिसने उस किताब को पढ़ा हो उसको डिस्कस करें, क्योंकि हो सकता है उस कैरेक्टर पे उस बंदे की अप्रोच बहुत डिफरेंट हो, जो कि आपको एक और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और क्लियर आइडिया दे दे। किसी किताब को पढ़ने के बाद उस कैरेक्टर को अपने ऊपर हावी कर लेना इज़ नॉट गुड। इट शोज़ कि यू आर वेरी वीक इन दैट सेंस कि आपने उसको ब्लॉक नहीं किया कैरेक्टर को, और आपने उस कैरेक्टर को अपने ऊपर हावी कर लिया है और आप अब उसी कैरेक्टर की तरह सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। ये जो एक्टर्स होते हैं मूवीज़ में जब ये बहुत पावरफुल रोल्स करते हैं, हमने देखा वह जोकर मूवी हो गई, या किंग्स बनते हैं, क्वींस बनते हैं, तो उनको आफ्टर सम टाइम्स दे हैव टू सीक थेरेपी टू गेट आउट ऑफ दैट कैरेक्टर। तो ऐसे होता है कि जब आप एक कैरेक्टर को प्ले कर रहे होते हो या पढ़ रहे होते हो, उसको दिमाग में सोच रहे होते हो, तो वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। बट अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है तो सीक हेल्प, सीक थेरेपी, एंड इट्स वेरी ओके टू सीक थेरेपी। और ये बहुत नॉर्मल एक चीज़ है। जिस तरह से आपको बुखार होता है, ज़ुकाम होता है, वैसे ही आपको आपके मेंटल हेल्थ के साथ भी इश्यूज हो सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। इसमें आपको किसी किस्म के क्या कहते हैं टैबू टाइप चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता। नो, दैट इज़ वेरी ओके एंड एवरीवन फील्स लाइक दैट। सो रीड दिस बुक। आइडिया बेसिक आपको हमने बता दिया। जेन ऑस्टिन की जो नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, उससे इंस्पिरेशन ली गई है। सोनिया ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। द इंग्लिश इज़ वेरी गुड, वोकेबलरी इज़ वेरी गुड। आप काफ़ी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं बिकॉज आपके कल्चर को लेके उसके साथ रिलेट करने की कोशिश की गई है। एंड आई थिंक के दिस इज़ अ वेरी वेरी relevant approach towards this one topic from our society। और काफ़ी फ़नी इसमें चीज़ें भी हैं जो कि शादियों पे अक्सर आपको नज़र आती हैं, और आप उससे डेफिनेटली कहेंगे कि हाँ यार ये मैंने उस फलां शादी पे देखा था। एंड देन कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग आम अपनी नॉर्मल हमारी, क्योंकि हमारी सोसाइटी पे लिखी गई है, तो वी कैन रिलेट विद लॉट्स ऑफ थिंग्स। जैसे स्कूल की एक वैन होती है जिसमें सब जाते हैं, और कॉलेज की वैन्स होती हैं उनमें सब जाते हैं। एवरीवन ट्रैवल्स, लाहौर को बहुत प्यारा एक्सप्लेन किया गया, इस्लामाबाद को बहुत प्यारा एक्सप्लेन किया गया, एंड देन दिलीपाबाद को जो कि एक फ़िक्शन एक उन्होंने बनाया अपनी तरफ से। लेकिन ऐसे बहुत से स्मॉल टाउन्स हैं जहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मिलते हैं इन पाकिस्तान। सो आज के दौर में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दिस नावल, लेकिन वो फैंटेसी मत क्रिएट कीजिएगा दैट देयर विल बी अ मिस्टर डार्सी फॉर एवरी एलिस। ऐसे नहीं होगा। मैनी एलिस हैज़ टू बी देयर ओन मिस्टर डार्सी। तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई अमीर ज़्यादा हो और कोई ऐसा बंदा हो जो कि बहुत ही एलिजिबल बैचलर है और पूरे टाउन की उस पर नज़रें हैं और वो ही फॉल्स फॉर यू। सो ऐसा सबके साथ नहीं होता है। एवरीवन हैज़ देयर ओन मिस्टर डार्सी इन देयर लाइफ इन डिफरेंट क्वालिटीज़। So all the best for everyone who are hoping for the good and क्या कहते हैं prosperous marriages, and this novel is very good. You should read this out and then tell us in the comment section कि आपको मिस्टर कलीम जैसे कैसे कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको इर्द गिर्द नज़र आते हैं, जो कि थोड़े थोड़े हिपोक्रेट भी होते हैं, जिनको there are very lots of characters in this जिन्होंने एक एलिजिबल लड़की की बहुत सी क्वालिटीज़ बयान की हैं कि शादी के लिए लड़की को कैसी होना चाहिए, कैसी नहीं होना चाहिए। लड़कों का क्या है, वो तो ऐसे ही होते हैं। सो देयर आर वेरी कुछ बहुत से फ़नी इवेंट्स भी हैं पेरेंट्स को लेके, फैमिली को लेके,
और अपनी सोसाइटी को लेके, फ्रेंड्स को लेके कि वो कैसा सोचते हैं. एंड देन देयर इज़ अ वेरी गुड स्मॉल रिलेशनशिप बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑल्सो, कि दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए खुश होती हैं, वो सोसाइटी का प्रेशर नहीं लेती और जेलसी में नहीं आती. सो दिस बुक वॉज वेरी गुड एंड I could relate to it on so many levels. Thank you, Sonia, for writing this, and I wish you all the best for your next projects as well, and I want you to write more and more. And क्योंकि जब भी मैं इस तरह के लोकल हम अपने कैरेक्टर्स पढ़ते हैं या राइटर्स पढ़ते हैं, तो आई रियली फील प्राउड कि हमारे यहाँ पे लिटरेचर को लेके इस तरह का काम हो रहा है. एंड मैं आपसे बहुत जल्द दोबारा मिलूँगी एक और किताब के साथ, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि बेसिक प्लॉट एंड ट्विस्ट क्या है. दिस बुक की प्राइस इज़ ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़. यहाँ पे लिखा हुआ है 1495, बट ये मेरे एक दोस्त की है, मैंने खुद नहीं ख़रीदी हुई. तो अगर आपने ख़रीदनी है तो ये 1500 रुपये का नावल है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा. अगर आपको बहुत महंगी लग रही है, यू कैन ऑलवेज़ हिट अनारकली बाज़ार और वहाँ से आप सेकेंड हैंड बुक्स ले सकते हैं. दैट इज़ माई गो टू प्लेस. सो आप प्लीज़ छोटा सा जो एक मैसेज वीडियो के एंड पे आप लोगों के लिए ज़रूर होता है कि प्लीज़ फॉलो ट्रैफिक रूल्स, एंड ऑल्सो वन थिंग, प्लीज़ रिस्पेक्ट ईच अदर्स प्राइवेसी एंड स्पेस, पर्सनल स्पेस. ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं, लेकिन आपको वक्त के साथ साथ इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस का जो है वो पता चलना शुरू हो जाता है. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें. एंड मैं आपसे जल्द दोबारा मिलूँगी एक और बुक के साथ, और उतनी देर तक आप बीच में अदनान के भी कुछ बहुत मज़े के बुक रिव्यूज़ देखते रहेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, एंड प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको ये बुक आपने पढ़ी है तो आपको कैसे लगी है. यहाँ पे प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टन का पढ़ा हुआ है, तो वो आपको कैसा लगा है, या आपने वो मूवी देखी हुई है प्राइड एंड प्रेजुडिस बॉलीवुड की, तो वो आपको कैसी लगी है. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.